तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? चूंकि ये सारे के सारे रेजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्टेड हैं, एंड टू एंड से मुराद क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टर्स कनेक्टेड हो तो हमारे पास इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगी? सारों की वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। जब इन चारों की वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आर ए बी क्या आएगा? इट विल बी इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय आर, और आर क्या है? एक कंपोनेंट की रेजिस्टेंस। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर देखा जाए ये कंपोनेंट्स जो हैं, ये कंपोनेंट्स भी क्या हैं? ये कंपोनेंट्स भी आपस में सीरीज में है। अब सीरीज में कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस की पहचान क्या है? बड़ी सिंपल सी बात, यहाँ पे तो सिंपल सिचुएशन थी, एक ही लाइन के अंदर कनेक्टेड थे, हमने कह दिया ये क्या है? सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं। अगर हमारे पास एक लाइन के अंदर कंपोनेंट्स ना कनेक्टेड हो, जैसे यहाँ पे सिचुएशन है, तो याद रखिएगा सीरीज की पहचान क्या होती है? लेट्स से बात करते हैं इस रजिस्टर नंबर 1 और इस रजिस्टर नंबर 2 की। इन दोनों के दरमियान अगर डिस्कशन की जाए, इन दोनों का क्या है? एक टर्मिनल कॉमन है, दूसरा टर्मिनल इस आर का 1 वाली रेजिस्टेंस का ए पे कनेक्टेड है, और 2 वाली रेजिस्टेंस का टर्मिनल दूसरा जो है इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, जिसको मैं सी का नाम दे देता हूं। तो इसका मतलब हुआ इस रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 में कितने कंपोनेंट्स कॉमन है? जस्ट एक कंपोनेंट, एक टर्मिनल जो है वो क्या है? कॉमन है। तो याद रखिएगा अगर दो कंपोनेंट्स, दो रेजिस्टर्स का सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो, दूसरा टर्मिनल डिफरेंट पॉइंट्स पे कनेक्टेड हो, ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे रेजिस्टर्स को बोला जाता है दे आर इन सीरीज फैशन। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर इस रेजिस्टर और थर्ड वाले रेजिस्टर की बात की जाए, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन, तो क्या सिचुएशन है? यहाँ पे इन दोनों का एक टर्मिनल क्या है? सी पे लगा हुआ है, इन दोनों का दूसरा टर्मिनल, थर्ड वाली रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल बी पे है, और सेकंड वाली का दूसरा टर्मिनल जो है वो कहां पे है? इट इज कनेक्टेड एट डी। मींस क्या हुआ? सेकंड और थर्ड रेजिस्टेंसेस का भी एक टर्मिनल क्या है? कॉमन है, दूसरा टर्मिनल डिफरेंट पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो ये भी दोनों आपस में सीरीज में होंगे। तो ये तीनों चूंकि आपस में सीरीज में है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी? सारों की वैल्यूज ऐड करें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगी 3R। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिएगा अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की जाए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है? रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं, रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन साइडवेज फैशन। मींस टू से क्या होगा? R1 के दोनों टर्मिनल्स R2 के, R3 के, ये दो कॉमन पॉइंट्स के दरमियान में कनेक्टेड होंगे। R1 का एक टर्मिनल A पे, दूसरा B पे। सिमिलरली R2 और R3 के लिए भी सिचुएशन सेम है। तो अगर रेजिस्टेंसेस के सारे टर्मिनल्स जो हैं, दोनों टर्मिनल्स क्या है? सेम पॉइंट्स के दरमियान कनेक्टेड हो, तो ऐसे फैशन को पैरेलल फैशन बोला जाता है। पैरेलल फैशन में याद रखिएगा स्टूडेंट्स हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंसेस जो हैं वो सेम होते हैं, और हर कंपोनेंट का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स याद रखिएगा अगर पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1/RE इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस अप टू सो ऑन। तो यहां से अगर हम बात करें शॉर्टकट्स की, तो अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड हो, हर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस R के बराबर हो, मींस इक्वल वैल्यूज के अगर n रेजिस्टर्स कनेक्टेड हो पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आएगी? इट विल बी इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाय n। मींस एक रेजिस्टर की वैल्यू को नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। नेक्स्ट शॉर्टकट याद रखिएगा अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो, दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड हो पैरेलल, तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंसेस इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय देयर सम। सो यहाँ पे याद रखिएगा ये दोनों शॉर्टकट्स, एक्चुअली ये दोनों शॉर्टकट्स क्या है? इसी रिलेशन से डिड्यूस्ड हैं, लेकिन ये वाला रिलेशन जो है वो समटाइम्स यूज करते हुए बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, यहां से वैल्यूज राइट साइड की कैलकुलेट कर लेते हैं, और लास्ट पे चूंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या है 1/RE लिखा है, लास्ट पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं मिस्टेक, वो 1/RE को रेसिप्रोकल करना क्या है भूल जाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए फिर हम क्या करेंगे, दो शॉर्टकट्स याद करेंगे। ये शॉर्टकट क्या है? इक्वल वैल्यू के रेजिस्टर्स के लिए है और उनकी तादाद n हो सकती है। ये वाला फॉर्मूला जो है ये जस्ट दो रेजिस्टर्स के लिए जो पैरेलल में कनेक्टेड है उनके लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स याद रखिएगा पैरेलल फैशन में हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू सर्किट में लगे किसी भी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस से क्या होगी? छोटी होगी। आसान अल्फाज में यूं कहा जा सकता है कि पैरेलल फैशन के अंदर जब हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया जाता है तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो आंसर होता है वो उनके किसी भी कॉम्बिनेशन की निस्बत क्या है? मिनिमम आता है। नेक्स्ट याद रखिएगा अगर टोटल करंट की बात की जाए जो बैटरी से ड्रॉ होगा, वो टोटल करंट क्या होगा? कुछ करंट इस रेजिस्टर में से पास करेगा, कुछ करंट इस रेजिस्टर में से, और कुछ करंट क्या है? थर्ड रेजिस्टर में से।
तो इसका मतलब है टोटल करंट बैटरी का किसके बराबर होगा, सम ऑफ द करंट्स जो कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में से पास कर रहा। नेक्स्ट देखिएगा, अगर I1 इस कंपोनेंट का करंट निकालना हो तो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V ओवर R1 से निकाला जा सकता है, I2 क्या आएगा, V ओवर R2 से निकाला जा सकता है। लेकिन ये तब हम रिलेशन यूज करेंगे करंट के लिए जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो और कंपोनेंट की रेजिस्टेंस गिवन हो। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हमें जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला बैटरी का ना गिवन हो, हमें गिवन हो सोर्स से आने वाला टोटल करंट, I करंट अगर हमें प्रोवाइड कर दिया जाए और रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज प्रोवाइड कर दी जाए, तो यहाँ पे 2 रेजिस्टर्स के लिए सिर्फ हम डिस्कस करेंगे, 3 के लिए डिस्कशन की जरूरत नहीं है। 2 रेजिस्टर्स के लिए करंट डिवीजन रूल जो है वो याद रखिएगा, जस्ट लाइक वोल्टेज डिवीजन रूल यहाँ पे करंट डिवीजन रूल है। I1 करंट किसके बराबर होगा, वैल्यू ऑफ अदर रेजिस्टेंस। इन दोनों में जरा डिफरेंस नोट करिएगा, यहाँ पे क्या था, V1 इज इक्वल्स टू R1 ओवर R1 प्लस R2। यहाँ पे क्या है, I1 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अदर रेजिस्टेंस, मींस I1 यहाँ पे फाइंड करना है तो यहाँ पे R1 नहीं बल्कि R2 पुट करना है। R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल करंट जो होगा जो सोर्स से आ रहा है, जो बैटरी से आ रहा है। तो ये हमारे पास करंट डिवीजन आ गया रूल पहले कंपोनेंट के लिए। दूसरे के लिए क्या आएगा, I2 विल बी इक्वल्स टू R1 ओवर R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल करंट। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। लेट्स से स्टूडेंट्स कि हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं इक्वल वैल्यूज के, ए और बी के दरमियान में हमें कहा गया है रेजिस्टेंस फाइंड करें। अब तीनों रेजिस्टर्स किस फैशन में कनेक्टेड हैं, दे आर इन पैरेलल फैशन। पैरेलल फैशन की क्या हमारे पास पहचान है, बड़ी सिंपल सी पहचान है। अगर जितने भी कंपोनेंट्स इनके बारे में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि वो पैरेलल में हैं या सीरीज, तो याद रखिएगा अगर सारे कंपोनेंट्स के दोनों टर्मिनल्स जो हैं वो 2 सेम पॉइंट्स के दरमियान में कनेक्टेड हो, जैसा कि इस रेजिस्टर का दोनों टर्मिनल्स ए और बी के दरमियान, इसके भी दोनों ए और बी के दरमियान, और इसके दोनों टर्मिनल्स भी ए और बी के दरमियान में कनेक्टेड है। अगर दोनों टर्मिनल्स में है सेम पॉइंट्स के दरमियान कनेक्टेड हो तो रेजिस्टर्स को क्या बोला जाता है, दे आर इन पैरेलल फैशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, चूंकि इक्वल वैल्यूज के हैं, 3 नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं, तो ये वाला शॉर्टकट यूज करेंगे, आर ए बी क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू आर ओवर एन। आर ओवर एन में क्या आएगा, इट विल बी आर ओवर 3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर बात कर ली जाए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन, किसकी बात हो रही है, ऑफ अ क्लोज पॉलीगॉन। अगर हमारे पास स्टूडेंट सिचुएशन क्या है, n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं, दे आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोज पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन के कोई से 2 एडजेसेंट वर्टिसेस, मतलब साथ साथ वाले वर्टिसेस के दरमियान अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो तो उसके लिए शॉर्टकट याद रखिएगा, आर इक्विवेलेंट किसके बराबर है, n-1 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाइड बाय r। n यहाँ पे क्या है, जितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं उस पॉलीगॉन में, r यहाँ पे क्या है, किसी एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड्स की रेजिस्टेंस क्या है, r के बराबर है। तो अगर इस ट्राइंगल के 2 वर्टिसेस मींस a और b एडजेसेंट वर्टिसेस, या b और c एडजेसेंट वर्टिसेस, या a और c एडजेसेंट वर्टिसेस, इनके दरमियान हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो तो शॉर्टकट मेथड क्या है, हम नंबर ऑफ रेजिस्टर्स क्या है इस पॉलीगॉन में, टोटल 3 रेजिस्टर है, 3 - 1 करेंगे 2 आएगा, डिवाइडेड बाय 3, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय r। r क्या है, किसी एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस। इसका मतलब है इस सिचुएशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी, इट विल बी 2/3 मल्टीप्लाइड बाय r। अब नेक्स्ट अगर हमारे पास सिचुएशन होती, हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होती इन द फॉर्म ऑफ अ पॉलीगॉन, इस केस में एडजेसेंट वर्टिसेस के दरमियान रेजिस्टेंस कैसे आनी थी, याद रखिएगा स्टूडेंट्स इस केस में एडजेसेंट वर्टिसेस से मुराद a और c का पेयर हो सकता है, a और b का पेयर हो सकता है, b और d का पेयर हो सकता है, d और c का पेयर हो सकता है। a और d का पेयर पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है। b और c का जो पेयर है ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है। b और c और सिमिलरली a और d, इनको बोला जाता है डायगोनल वर्टिसेस। तो यहाँ पे अगर हम इस शॉर्टकट से एडजेसेंट वर्टिसेस की रेजिस्टेंस निकालें, 4 रेजिस्टर हैं, 4 - 1 3 आएगा, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे इंटू r, तो हमारे पास आ जाएगा 3/4r। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई 3/4r। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एक और शॉर्टकट डिस्कस कर लेते हैं, दैट शॉर्टकट इज, अगर एक वायर को कट कर दिया जाए इनटू n इक्वल पार्ट्स, एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस ओरिजिनली r है, उसको n पार्ट्स में कट करें। फॉर एग्जांपल 2 अगर पार्ट्स में कट करें तो हर पार्ट की रेजिस्टेंस क्या आएगी, r ओरिजिनल
मींस ओरिजिनल वायर की रेजिस्टेंस उसको डिवाइड कर देंगे जितने पार्ट्स के अंदर उस वायर को क्या किया गया है, कट किया गया है। तो ये भी एक शॉर्टकट यहाँ पे आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे सिचुएशन जो है वो एमसीक्यू वाइज इस तरह दी जा सकती है कि एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, आर के बराबर। उस वायर को फॉर एग्जांपल कट कर लिया गया 5 इक्वल पार्ट्स में, तो हर पार्ट की रेजिस्टेंस क्या बनेगी स्टूडेंट्स, दैट विल बी इक्वल्स टू आर ओवर 5। अब इसका मतलब नेक्स्ट फिर क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि अगर उन सारे पार्ट्स को आपस में पैरेलल कनेक्ट कर दिया जाए तो उनके पैरेलल फैशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। तो बड़ी सिंपल सिचुएशन स्टूडेंट्स, हमारे पास जो हर पार्ट होगा उसकी अपनी रेजिस्टेंस क्या है, r/5, और सारे पार्ट्स मतलब 5 जो हिस्से किए थे उनको किस फैशन में कनेक्ट किया गया है, पैरेलल। तो पैरेलल इक्विवेलेंट का अगर हम यहाँ पे रिलेशन यूज करें, अगर इक्वल वैल्यूज के रेजिस्टर्स हों पैरेलल फैशन में, तो फॉर्मूला है R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R/n। अब हर पार्ट की रेजिस्टेंस जो पैरेलल में लगाया उसकी रेजिस्टेंस क्या थी, r/5, और कितने पार्ट्स बना के उनको पैरेलल में लगाया था, 5 थे। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो यहां से हमारे पास R इक्विवेलेंट का जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू R/25। तो इस तरह की एमसीक्यूज यहाँ पे स्टूडेंट्स पूछे जा सकते हैं, जिसमें क्या है, ओरिजिनल वायर को कट करने के बाद नंबर ऑफ पार्ट्स को या तो पैरेलल फैशन में आपस में कनेक्ट किया जा सकता है या सीरीज में, और उनका फाइनल इक्विवेलेंट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक है, लास्ट टॉपिक आज का, इट इज रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन द टेम्परेचर। इस टॉपिक के अंदर हम रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे, कंडक्टेंस को डिस्कस करेंगे, रेजिस्टिविटी को, कंडक्टिविटी को, और देन डिस्कस करेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एज वेल एज रेजिस्टिविटी। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V/I की रेशियो है। V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और I क्या है, करंट है। अब रेजिस्टेंस के बारे में स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये डिपेंड किस किस चीज पे करती है। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है 4 चीजों के ऊपर, मटेरियल ऑफ द वायर पे, दूसरी चीज क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वायर, तीसरा क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, और लास्ट थिंग जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, इट इज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो ये 4 पैरामीटर्स याद रखिएगा रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस के। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के दरमियान रिलेशन की, तो हमें पता है रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के दरमियान क्या रिलेशन है, रेजिस्टेंस बराबर होती है रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टेंस के। तो इसका मतलब होगा हमारे पास जो डिपेंडेंस पैरामीटर क्या है रेजिस्टेंस के होंगे, सेम डिपेंडेंस पैरामीटर्स जो है वो हमारे पास जो है कंडक्टेंस के भी होंगे, लेकिन रिलेशन क्या होगा, इनवर्स होगा। मींस जिस चीज के रेजिस्टेंस का जिस चीज के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा, कंडक्टेंस का उस चीज के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन होगा। और जहां तक बात है यूनिट्स की, तो स्टूडेंट्स चूंकि रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या है, ओहम्स होते हैं, तो कंडक्टेंस के यूनिट्स की अगर बात की जाए तो कंडक्टेंस के यूनिट्स हमारे पास क्या बनेंगे, इनके यूनिट्स बनेंगे ओहम रेज टू द पावर -1, मींस इसको पर ओहम बोला जाता है। पर ओहम को MHO भी लिखा जा सकता है और साइमन भी लिखा जा सकता है। तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस की डिस्कशन जो है वो साइमल्टेनियसली हम यहाँ पे कर रहे हैं। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में रिलेशन क्या है, रेसिप्रोकल है दोनों एक दूसरे का। तो जो भी डिपेंडेंस पैरामीटर वंस अगेन बता रहा हूं रेजिस्टेंस के होंगे, सेम डिपेंडेंस पैरामीटर कंडक्टेंस के होंगे, लेकिन रिलेशन क्या बन जाएगा, उससे उलट बनेगा। मींस टू से जो चीज रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है वो चीज कंडक्टेंस के साथ क्या होगी, इनवर्सली रिलेटेड होगी। अब रेजिस्टेंस के ये चारों डिपेंडेंस पैरामीटर्स हो गए स्टूडेंट्स। अब इनमें से इन तीनों के साथ रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या है, मटेरियल, लेंथ और एरिया के साथ ये रिलेशन बनता है R इज इक्वल्स टू ρl ओवर एरिया। अब यहाँ पे रो क्या है स्टूडेंट्स, इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का नाम दिया जाता है। इसकी डिस्कशन थोड़ी देर बाद करेंगे। बाकी अगर रेजिस्टेंस की लेंथ के साथ रिलेशन की बात की जाए, डायरेक्ट रिलेशन है। रेजिस्टेंस का एरिया ऑफ कंडक्टर के साथ रिलेट किया जाए तो इसका इनवर्स रिलेशन है। मतलब अगर क्वेश्चन में आ जाए लेंथ ऑफ द कंडक्टर डबल कर दी गई तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। एरिया को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगी, हाफ हो जाएगी। तो ये आ गया लेंथ और एरिया के साथ रिलेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर बात की जाए इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग चंद एक शॉर्टकट्स की, तो याद रखिएगा अगर किसी वायर को स्ट्रेच किया जाए, स्ट्रेच करने से मुराद वायर को क्या कर दिया गया, उसको खींच के उसकी लेंथ की वैल्यू बढ़ा दी गई। अब जब वायर को खींच के उसकी लेंथ बढ़ाएंगे तो एट द वेरी सेम टाइम क्या होगा, अगर वायर का क्रॉस सेक्शन व्यू देखेंगे तो उसका व्यू क्या होता जाएगा, पहले से थिन होता जाएगा। मींस टू से वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कम होगा और वायर का जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो भी क्या होगा, कम होगा।
डायामीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा, कम होगा। तो यहां पे चंद एक शॉर्टकट्स फिर डिस्कस कर लेते हैं। अगर स्टूडेंट्स वायर को स्ट्रेच किया जाए और उसकी लेंथ जो है वो n टाइम्स हो जाए ओरिजिनल लेंथ के, तो इस केस में शॉर्टकट याद करिएगा, रेजिस्टेंस जो होगी स्ट्रेच्ड वायर की, इट विल बी इक्वल्स टू n स्क्वायर टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ द ओरिजिनल वायर। मींस टू से अगर वायर को स्ट्रेच किया गया सच दैट इट्स लेंथ बिकम्स डबल ऑफ द इनिशियल वैल्यू, तो इसका मतलब n की जगह 2 पुट करेंगे। यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो शॉर्टकट से फाइनल वायर की रेजिस्टेंस क्या आएगी, 2 स्क्वायर टाइम्स द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, दैट मींस 4 टाइम्स द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए हमारे पास वायर को स्ट्रेच करने से एरिया जो है वो n टाइम्स पहले से कम हो जाए, मींस एरिया लेट से हाफ हो गया, तो हाफ एरिया से मुराद क्या है, क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जा सकता है a/2, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे क्या काउंट होगी, 2 काउंट होगी रादर देन 1/2। ये कंफ्यूजन यहाँ पे आपके माइंड में आ सकती है, तो मैं इसको एलिमिनेट कर रहा हूं। याद रखिएगा, जब एरिया को बोला जाए कि एरिया हाफ हो गया या 1/3 हो गया, तो जो भी डिनोमिनेटर के अंदर नंबर आ रहा है वो n की वैल्यू होगी रादर देन 1/that नंबर। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। अगर वायर को स्ट्रेच किया जाए, एरिया a/n हो, तो स्ट्रेच्ड वायर की रेजिस्टेंस होगी n स्क्वायर टाइम्स r, मींस ये दोनों शॉर्टकट्स क्या हैं, सेम है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर लास्टली हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो, वायर को स्ट्रेच किया जाए और उसका रेडियस r/n हो जाए, तो रेडियस जब r/n होगा मींस लेट से रेडियस हाफ हो गया, तो n की वैल्यू क्या काउंट होगी, अगेन 2 काउंट होगी। तो उस केस में स्ट्रेच्ड वायर की रेजिस्टेंस बराबर होगी n रेज़ टू द पावर, अब 2 नहीं आएगा, अब आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द ओरिजिनल वायर। तो ये तीनों शॉर्टकट्स याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल इस शॉर्टकट के अंदर हमारे पास कहता है रेडियस हाफ हो गया, जब रेडियस हाफ होगा तो n की वैल्यू क्या काउंट होगी, 2 काउंट होगी। यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो स्ट्रेच्ड वायर की रेजिस्टेंस आएगी 2 रेज़ टू द पावर 4 टाइम्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस, दैट मींस स्ट्रेच्ड वायर की रेजिस्टेंस आएगी 16 मल्टीप्लाइड बाय r। तो ये आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स याद होने चाहिए। यही वाला शॉर्टकट डायामीटर के लिए भी यूज किया जा सकता है। अगर डायामीटर ओरिजिनल डायामीटर का n टाइम्स डिक्रीज हो जाए, तो अगेन यहाँ पे यही रिलेशन यूज करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी चूंकि डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। याद रखिएगा, कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस का रिलेशन टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट है, सेमीकंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस का रिलेशन टेम्परेचर के साथ क्या है, इनवर्स है। मतलब सेमीकंडक्टर्स में रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के बढ़ने से कम होगी, कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ेगी। अब इनका रिलेशन अगर बात की जाए, चेंज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस का रिलेशन विद द टेम्परेचर, तो ये रिलेशन 2 आप याद करेंगे। दोनों रिलेशन जो है वो न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, एज अ फॉर्मूला भी डिस्कस किए जा सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। इनमें से न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव में 2-3 वेरिएबल्स की वैल्यूज को देके बाकी जो अननोन होगा उसकी वैल्यू पूछी जा सकती है। तो डेल्टा आर यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, चेंज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसका नाम रखा जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और यहाँ पे आर नॉट क्या है, रेफरेंस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है। और डेल्टा टी क्या है, इट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, चूंकि ये डेल्टा टी क्या है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। तो स्टेटमेंट के अंदर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करके डिग्री सेल्सियस में गिवन है स्टेटमेंट में टेम्परेचर की वैल्यूज, या केल्विन में गिवन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग, आपने अगर डिग्री में गिवन है तो वही वाली वैल्यू ओरिजिनल जो रेफरेंस टेम्परेचर होगा और फाइनल टेम्परेचर जो होगा, दोनों का डिफरेंस लेके एज इट इज पुट कर देनी है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। वजह क्या है इसकी, कि टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो केल्विन में और टेम्परेचर का डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में सेम होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दूसरा रिलेशन, इसी रिलेशन को मॉडिफाई करके आता है, रेजिस्टेंस एट सम टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस एट सम रेफरेंस टेम्परेचर इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू T। ये दोनों रिलेशंस अल्फा इनटू T लिखा जा सकता है या इसको डेल्टा T भी लिखा जा सकता है। ये दोनों रिलेशन स्टूडेंट्स आपको याद होने चाहिए। न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव में एमसीक्यू अगर पूछा जाएगा तो इन रिलेशन से सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट अल्फा के बारे में स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है कंडक्टर्स के लिए, और अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव हो इसका मतलब है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। और नेक्स्ट अगर बात की जाए सेमीकंडक्टर्स के लिए, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसका मतलब है सेमीकंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशन इनवर्स है। लास्ट पे अगर बात की जाए स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फा के यूनिट्स की, तो ये पर डिग्री या पर केल्विन इसके यूनिट्स होते हैं।
और अल्फा की वैल्यू सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करती है, इट ओनली डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर। अल्फा की वैल्यू इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि लेंथ ऑफ द वायर क्या है, एरिया ऑफ द वायर क्या है, या वायर का मटेरियल क्या है। अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट्स इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि हमारे पास जो है वो लेंथ मटेरियल ऑफ द वायर पे तो डिपेंड करेगी, हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, या टेम्परेचर क्या है। इन तीनों पैरामीटर्स के ऊपर अल्फा की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। सिर्फ एक पैरामीटर है जिसपे अल्फा की वैल्यू डिपेंड करती है, और वो कौन सा है, इट इज द मटेरियल ऑफ द वायर। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट फर्दर जो है वो डिटेल्स डिस्कस करते हैं रेजिस्टिविटी की। अब रेजिस्टिविटी की डिटेल्स को डिस्कस करने के लिए व्हाइट बोर्ड दोबारा स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो है, अगर रिलेशन जो हमारे पास रेजिस्टेंस का था R इज इक्वल्स टू रो लेंथ ओवर एरिया, यहां से इसको सेपरेट किया जाए तो रेजिस्टिविटी या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, इट इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी नाम दिया जाता है। इसको डिफाइन किया जाता है कि अगर हमारे पास जो है किसी कंडक्टर का एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर हो और उस कंडक्टर की लेंथ जो है वो 1 मीटर हो, तो ऐसा कंडक्टर जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा, लेंथ 1 मीटर होगी, उस कंडक्टर की जो भी रेजिस्टेंस होगी उसको रेजिस्टिविटी नाम दिया जाता है। या इसको बोला जाता है कि अगर किसी कंडक्टर का हमारे पास 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो तो उसके 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम की जो भी रेजिस्टेंस होगी उसको रेजिस्टिविटी नाम दिया जाता है। रेजिस्टिविटी के बारे में याद रखिएगा, ये डिपेंड करती है मटेरियल ऑफ द वायर के ऊपर और टेम्परेचर ऑफ द वायर के ऊपर। ये डिपेंड नहीं करती इस चीज पे कि लेंथ ऑफ द वायर क्या है या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर क्या है। यहां पे स्टूडेंट्स नेक्स्ट याद रखिएगा, हमारे पास जो है टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस कैसे है। कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस का रिलेशन था। सेमीकंडक्टर्स के लिए रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। और यहां से जब हम रिलेशन जो है वो बनाते हैं टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी का, तो जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस के लिए रिलेशन आया था डेल्टा आर इज इक्वल्स टू अल्फा आर नॉट इंटू डेल्टा टी, उसी रिलेशन को मॉडिफाई करके लिखा जा सकता है डेल्टा रो इज इक्वल्स टू अल्फा रो नॉट इंटू डेल्टा टी। हमारे पास स्टूडेंट्स डेल्टा रो यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फा को नाम दिया जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन वही है जो हमारे पास जो थी ट्रू थी रेजिस्टेंस के केस में। मीन्स टू से अल्फा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मीन्स हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं और उसका मतलब है रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर सेमीकंडक्टर्स में बात करें अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगी और रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशन इनवर्स होगा। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए हमारे पास एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कंडक्टिविटी नाम दिया जाता है। कंडक्टिविटी याद रखिएगा बराबर होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस के। तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, जो हमारे पास रेजिस्टिविटी के यूनिट्स हैं, यहां से अगर हम रेजिस्टिविटी के यूनिट्स फाइंड करें वो ओहम इंटू मीटर बनेंगे और कंडक्टिविटी के यूनिट फिर क्या बन जाएंगे, पर ओहम पर मीटर। पर ओहम को लिखा जा सकता है MHO या इसको लिखा जा सकता है साइमन भी। तो हमारे पास फिर कंडक्टिविटी के यूनिट्स क्या बनेंगे, रेसिप्रोकल टू दैट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब चूंकि कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है तो जो डिपेंडेंस पैरामीटर रेजिस्टिविटी के हैं सेम डिपेंडेंस पैरामीटर्स जो हैं वो क्या होंगे, कंडक्टिविटी के भी होंगे। लेकिन रिलेशन क्या होगा, जैसे हमने रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बारे में बोला था, रिलेशन जो होगा रेजिस्टेंस के डिपेंडेंस पैरामीटर का कंडक्टेंस के साथ जब रिलेट करेंगे तो रिलेशन क्या हो जाएगा, जो रिलेशन डायरेक्ट था वो इनवर्स हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। सेम चीज यहाँ पे कंडक्टिविटी के लिए भी ट्रू है। जो रिलेशन रेजिस्टिविटी का जो है किसी पैरामीटर के साथ डायरेक्ट है वो कंडक्टिविटी के लिए क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कॉपर और सिल्वर और एडिंग टू दिस गोल्ड भी जो है ये क्या है, बेस्ट कंडक्टर्स के तौर पे काउंट होते हैं। और बेस्ट कंडक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, मिनिमम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सर्किट में ऑफर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात की जाए स्टूडेंट्स हमारे पास कॉपर के लिए, तो ये ग्राफ याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। इनिशियली ये स्ट्रेट लाइन होता है, उसके बाद इसकी जो है वो ग्राफ की शेप जो है वो स्ट्रेट लाइन से मॉडिफाई होके कर्व में बदल जाती है। तो ये ग्राफ जो है रिलेशन शो करता है कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होती है, इनिशियली लीनियरली बढ़ती है और कुछ देर के बाद क्या है उसका रिलेशन नॉन लीनियर हो जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक दो और पॉइंट्स याद रखिएगा, ये जो अल्फा पैरामीटर है,
अल्फा का नाम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इस रिलेशन में है और प्रीवियस में क्या था, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस था। याद रखिएगा अगर हमारे पास दो कंडक्टर्स के लिए, दो मेटल्स के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू सेम हो जाए, मींस इस रो की वैल्यू सेम हो जाए, तो उन दो मेटल्स को किस तरह से डिस्टिंग्विश किया जाता है, ये एक एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा अगर दो मेटल्स की रेजिस्टिविटी सेम हो जाए, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस की हेल्प लेते हैं। डेफिनेटली फिर क्या होगा, अगर उनकी रेजिस्टिविटी सेम है तो अल्फा की वैल्यू क्लियरली उनकी फिर क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे याद रखिएगा। जी स्टूडेंट्स, लास्ट पे चंद एक एमसीक्यूज और पास पेपर एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। तो पहला एमसीक्यू है, पर्सन हैज 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ वैल्यू आर, फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस बाय देयर कॉम्बिनेशन। अब हमने ये लेक्चर में डिस्कस किया मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब आती है, जब रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाया जाता है। तो इसका मतलब है आर मैक्स की अगर बात की जाए सीरीज में लगाने से आएगी, और सीरीज में हमने कहा था अगर इक्वल वैल्यूज के रेजिस्टर हो तो फॉर्मूला क्या था, n मल्टीप्लाइड बाय r। अब यहां पे चूंकि 5 रेजिस्टर हैं तो क्या आएगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू 5r आ जाएगी। और अगर मिनिमम रेजिस्टेंस की बात की जाए, लेक्चर में डिस्कस किया हमने, मिनिमम रेजिस्टेंस कब आती है, जब रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। पैरेलल के केस में हमारे पास रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, r/n वाला रिलेशन। तो r/n में n की जगह पे आ जाएगा 5। अब यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये r कैंसिल हो जाएगा इस r के साथ, 5 ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो r मैक्स टू r मीन की रेशो क्या आ जाएगी, इट विल बी 25। तो ये हमारे पास आ गया आंसर 40। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, कॉपर वायर हैज लेंथ एंड एरिया L एंड A रिस्पेक्टिवली, और इस वायर की इनिशियल रेजिस्टेंस जो है इट इज R। अब पूछा क्या है, इफ वी हाफ द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द वायर व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। अगर लेंथ भी हाफ कर दी जाए और डायमीटर भी हाफ कर दिया जाए तो पूछा गया है हमारे पास नई वायर की रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगी। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमें रिलेशन पता है, R इज इक्वल्स टू रो लेंथ ओवर एरिया। एरिया को जब रिप्लेस किया जाता है स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, तो हम लिख सकते हैं रो लेंथ डिवाइडेड बाय पाई d स्क्वायर ओवर 4। अब रो भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास फिर रिलेशन क्या बना, रिलेशन हमारे पास बना रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और रेजिस्टेंस एट द वेरी सेम टाइम डायामीटर के साथ क्या है, डायामीटर के स्क्वायर के इनवर्सली रिलेटेड है। अब जरा यहां पे चेक कीजिएगा, हमारे पास क्या कहा गया, लेंथ की वैल्यू हाफ की गई। स्टेटमेंट में लेंथ की वैल्यू अगर हाफ करेंगे स्टूडेंट्स तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी है, लेंथ के हाफ करने से हाफ हो जानी है। नेक्स्ट अगर एट द वेरी सेम टाइम डायामीटर को हाफ किया जाए तो डायामीटर के हाफ करने से स्टूडेंट्स क्या फर्क आना है, डायामीटर को जब हाफ करेंगे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 4 टाइम्स पहले से इंक्रीज हो जानी है, क्योंकि रेजिस्टेंस का डायामीटर के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो जब दोनों चीजों के इफेक्ट को साइमल्टेनियसली जो है वो डिस्कस करेंगे, लेंथ के हाफ होने से रेजिस्टेंस हाफ होनी है, डायामीटर के हाफ होने से रेजिस्टेंस 4 टाइम्स होनी है। एक एरो कैंसिल हो गया इस एक एरो के साथ, तो रेजिस्टेंस के ऊपर नेट इफेक्ट क्या आ गया, वो आ गया रेजिस्टेंस की वैल्यू डबल हो जाएगी। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर फिर क्या बन गया, इट इज 40। दूसरा मेथड स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है, उसके लिए हम शॉर्टकट यहां पे नोट कर लेते हैं, r प्राइम डिवाइडेड बाय r, मॉडिफाइड वायर की रेजिस्टेंस ओवर ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, हमारे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ द मॉडिफाइड वायर ओवर डायमीटर स्क्वायर ऑफ द मॉडिफाइड वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द ओरिजिनल वायर डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ द ओरिजिनल वायर का स्क्वायर। तो ये रिलेशन भी एक मैथमेटिकल यूज किया जा सकता है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन आज के पेपर का, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हुज IV ग्राफ इज गिवन। ये IV ग्राफ है, एंगल बन रहा है 45। अब वैल्यू हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइंड करनी है रेजिस्टेंस की। तो स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है तो हमारे पास जो है स्लोप ऑफ दिस ग्राफ किसके बराबर होती थी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी, इट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप। अब अगर स्लोप की बात की जाए तो स्लोप होती है टेंजेंट थीटा, थीटा की जगह पे प्लग इन कर दें 45, टेंजेंट 45 पे किसके बराबर होता है 1 के, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 1 ओहम। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, इट इज अल्फा। दैट इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर स्टूडेंट्स, होप सो आपको सारे के सारा लेक्चर बड़ी डिटेल में समझ आ गया होगा।